शुरू करते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स एंड आयरन तवा या पैन या नेल is left exposed to humid atmosphere. Grapes get fermented. Food is cooked. Food gets digested in our body. We respire. In all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to these questions. So activity 1.1. Clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long by rubbing it with sandpaper. Hold it with a pair of tongs, burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes. What do you observe? यानी इस एक्टिविटी में हमारे पास दिया हुआ कि हमको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको सैंड पेपर के माध्यम से क्या करना है, इसको रब करना है। फिर उस मैग्नीशियम रिबन को टोंग द्वारा पकड़ के उसको स्पिरिट लैंप में बर्न करना है। जो जब बर्न करेंगे तो हमारे जो मैग्नीशियम होगा वो वाइट डैसलिंग फ्लेम, यानी कहने मतलब इतना बहुत तेज रोशनी, सफ़ेद, जैसे जिस तरह से बिल्डिंग करने वाली की जो रोशनी रहती है, ठीक वैसे ही बहुत ही सफ़ेद, बहुत तेज रोशनी निकलती है। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि हम लोग मैग्नीशियम रिवर को सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं। इसके पीछे की वजह है क्योंकि मैग्नीशियम जो है हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिससे हमको प्योर मैग्नीशियम मिल सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब लोग। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम्स एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। यानी जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो बहुत तेज रोशनी के साथ जलता है, सफ़ेद सफ़ेद, और जो इसका ऐश होता है यानी जो राख होती है जलने के बाद, वो किस फॉर्म का होता है? वाइट पाउडर रहता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। एक्टिविटी 1.2. टेक लेड नाइट्रेट solution in a test tube. Add potassium iodide solution to this. What do you observe? जब हम लोग लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जब लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो इससे क्या होता है कि जो सॉल्यूशन का कलर होता है, कलर पहली बात कहे में चेंज हो जाएगा, येलो कलर आ जाता है, यानी कि येलो कलर का पीपीटी आता है। ये जो येलो कलर आता है ये किसकी वजह से आ रहा है? लेड आयोडाइड, क्योंकि लेड आयोडाइड जो है हमारा येलो कलर
देता है। इसके बाद एक्टिविटी 1.3, टेक ए फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स in a conical flask or a test tube, add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this. Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or test tube. Is there any change in its temperature? जैसे ही हम लोग जिंक ग्रैनुअल्स को टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, किस में डालते हैं? डाइल्यूट HCl के साथ मिलाते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। जब हम लोग डालते हैं जिंक ग्रैनुअल्स को तो होता क्या है कि कुछ बबल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? बबल्स बनते हैं। ये जो बबल्स बनते हैं ये क्या होता है? ये हाइड्रोजन गैस का प्रतीक है, यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। और एक सवाल यहाँ पे ये दिया हुआ है कि टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? यस, देयर इज ए चेंज इन इट्स टेम्परेचर। यानी कि जब हम लोग जिंक ग्रैनुअल्स डालते हैं तो टेस्ट ट्यूब हमारा गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म, यानी कि इट बिकम्स हॉट। फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस helps us to determine whether a chemical reaction has taken place। यानी जो यहाँ पे लिखी हुई चीज़ें, इन चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि क्या वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे चेंज इन स्टेट, यानी कि उनकी अवस्था में अगर चेंजमेंट होता है वो क्या होगा? वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा। चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, change in temperature। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us। We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter। Chemical equations। Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, वर्ड इक्वेशन। मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन मिलाया गया तो क्या बना यहाँ पर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स converted to magnesium oxide। This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long। यानी कि इस प्रकार से लिखना जो है केमिकल रिएक्शन को, यानी कि बहुत बड़ा रूप है। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, यानी इसको हम और छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ a word equation। तो word equation for the above reaction would be the substances that undergo chemical change in the reaction। 1.1 magnesium and oxygen are the reactants। यानी जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो केमिकल प्रेजेंट है वो क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ये हमारे सब्सटेंस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ठीक। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। यानी जो पदार्थ पहले होते, यानी जो सब्सटेंस पहले होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं। केमिकल यानी कि रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ए वर्ड इक्वेशन shows change of reactants to products through an arrow placed between them। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक एरो लगाते हैं। जैसे ही रिएक्शन होता है उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसके लिए क्या लगाते हैं? ये एरो साइन लगाते हैं। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। द एरो हेड points towards the products and shows the direction of the
reaction. Writing a chemical equation. Is there any other shorter way for representing chemical equations? Chemical equations can be made more concise and useful if we use a chemical formula instead of words. यानी हम इसको जो है अगर वर्ड की अपेक्षा केमिकल फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो इससे जो है हमारा केमिकल इक्वेशन और छोटा हो जाएगा. तो क्या लिखा है यहाँ पर? ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन. जो केमिकल इक्वेशन होता है ये हमारा क्या करता है? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है. इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज Mg प्लस O2 क्या बनाएगा? MgO बनाएगा. यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. Count and compare the number of atoms of each element on the left hand side and right hand side of the arrow. Is the number of atoms of each element the same on both the sides? If yes, then the equation is balanced. अगर नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ क्या हों? सेम हों. कहने का मतलब है अगर यहाँ पर 1 mg है तो यहाँ पर भी 1 mg होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर O2 लिखा है, यानी कि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है. कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं. यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है? केवल 1 मॉलिक्यूल. इसलिए ये इक्वेशन जो है अनबैलेंस्ड है. क्या है? अनबैलेंस्ड. तो यहाँ पे पढ़ते क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड्स. इफ यस, देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both sides of the equation. Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction. यानी जब हमारा बैलेंस नहीं होता, केवल मेन फॉर्मूले लिखे होते, केमिकल फार्मूला लिखा होता है, तो उस केस में केमिकल इक्वेशन क्या कहते हैं हम लोग? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है. Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air. Balanced chemical equations. Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the mass of the elements present in the reactants. यानी जो मास पहले था, जो मास रिएक्टेंट में यानी पहले था, वही मास उतना ही मास बाद में भी होना चाहिए. यानी प्रोडक्ट बनने के बाद भी मास उतना ही होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. Hence, we need to balance a skeletal chemical equation. Is the chemical equation 1.2 balanced? Let us learn about balancing a chemical equation step by step. The word equation for activity 1.3 may be represented as जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाएगा हमारा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. तो ये हमारा क्या? ये वर्ड इक्वेशन लिखा हुआ है. अब इस वर्ड इक्वेशन को हम किस में लिख रहे हैं? केमिकल इक्वेशन. यानी में द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. जिंक को Zn से लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, जिंक सल्फेट को ZnSO4 और हाइड्रोजन को H2 से. लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो. इक्वेशन नंबर 1.3 में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट के नाम लिखे हुए Zn, H, S और O.
नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स LHS, यानी कि Zn की देखिए कितने हैं, यहाँ पर केवल एक है Zn, कितने हैं मॉलिक्यूल, एक है, एक एटम है, इसलिए यहाँ पर एक लिखा गया है। यहाँ पर एटम कितने हैं, यानी कि रिएक्ट प्रोडक्ट में भी कितने Zn है, एक है, इसलिए यहाँ पर भी एक लिखा हुआ है। सिमिलरली हाइड्रोजन कितने रिएक्टेंट में, दो हैं, और इधर पे प्रोडक्ट में कितने हैं, दो हैं। सल्फर एक है और इधर भी एक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए चार है, कितने हैं, चार है, यहाँ पर भी चार हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में दोनों में क्या है, सेम है। इसलिए ये जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन 1.3, ये क्या है, हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या लिखा देखिए, एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो, इक्वेशन 1.3 इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। Fe प्लस H2O क्या बना गया, Fe3O4 प्लस H2, यानी ये यहाँ पर देख रहे हैं कि Fe का द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe इज 1 एंड हियर इज 3। तो यह इक्वेशन हमारा जो है बैलेंस्ड नहीं है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड करना पड़ेगा। तो आइए चलिए सीखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है इसमें, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। इस तरह से बॉक्स बना लेना है पहले। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, यानी जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट के एक तरफ लिख लेना है और प्रोडक्ट के हमको एक तरफ लिख लेना है। यहाँ पर जो Fe है, Fe का नंबर ऑफ एटम जो है एक है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट्स में तीन हैं। हाइड्रोजन में जो है रिएक्टेंट, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स पे दो है, यहाँ पर भी दो है, ऑक्सीजन के एक है। इनको पहले हम लोग लिख लेंगे, दो कॉलम बनाएंगे अलग अलग नंबर, एक तरफ रिएक्टेंट के और एक तरफ प्रोडक्ट्स के। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, यानी हमको जो शुरुआत करनी है, सबसे पहले उस नंबर को बैलेंस करना है, उस एटम को जिसमें नंबर सबसे अधिक हो। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन में, यहाँ पर ऑक्सीजन में नंबर, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स चार है, यहाँ पर एक है। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक, तो देखिए यहाँ पर कैसे किया है, इट मे बी ए रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इन दैट कंपाउंड, select the element which has the maximum number of atoms. Using these criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the right hand side and only 1 on the left hand side. तो यहाँ पर सभी देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम को बैलेंस किया गया है। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, रिएक्टेंट में एक, यहाँ पर देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन में एक था और रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट वाले में कितने थे, चार थे। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स, it must be remembered that we cannot alter the formulae of the compounds or elements involved in the reaction. For example, to balance oxygen atoms we can put coefficient 4H2O and not H2O4 or H2O का whole 4. Now the partially balanced equation becomes Fe plus 4H2O Fe3O4 plus H2, partially balanced equation. Step 4, Fe and hydrogen, यानी iron and hydrogen atoms are still not balanced.
Pick any of these elements to proceed further. Let us balance hydrogen atoms in the partially balanced equation. To equalize the number of hydrogen atoms, make the number of molecules of hydrogen as 4 on the right hand side. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियल में कितने थे, रिएक्टेंट में 8, प्रोडक्ट में कितने थे 2. टू बैलेंस 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गए. हाइड्रोजन हमारे क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए. इसके बाद स्टेप 5, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड. यू फाइंड दैट only one element is left to be balanced, that is Rn. यहाँ पर इनिशियल में कितने थे, रिएक्टेंट में 1 था और यहाँ पर कितने थे, 3 थे, इसलिए यहाँ पर हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है. टू इक्वलाइज Fe we take 3 atoms of Fe on the left hand side. Finally, step 6, finally to check the correctness of the balanced equation, B count atoms of each element on both sides of the equation. अगर बाद में हमको अगर चेक करना है कि क्या हमने जो इक्वेशन बैलेंस किया क्या वो सही है कि नहीं सही है, यानी कि दोनों तरफ बैलेंस्ड है कि नहीं है, तो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड क्या कर सकते हैं, काउंट कर कर चेक कर सकते हैं. इसके बाद द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ elements on both sides of equation 1.9 are equal. This equation is now balanced. This method of balancing chemical equation is called hit and trial method. यानी इस प्रकार का जो तरीका है बैलेंस करने का तरीका है, इसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं. एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट. Step 7, writing symbols of physical states. Carefully examine the above balanced equation 1.9. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? No. Information has been given in this equation about their physical states. To make a chemical equation more informative, the physical states of the reactants and products are mentioned along with their chemical formulae. The gaseous, liquid, aqueous and solid states of reactants and products are represented by the notations G, L, Aq and S respectively. The word aqueous is written if the reactant or product is present as a solution in water. अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉल्यूशन फॉर्म में यानी कि पानी के साथ मिला हुआ उसको बोलते हैं हम लोग एक्वस बोलते हैं. द बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 बिकम्स 3Fe, यहाँ पर ये S का मतलब सॉलिड हो गया, 4H2O यानी कि गैस फॉर्म यानी कि स्टीम के फॉर्म में, इसलिए इसको G लिखा गया है. इसके बाद यहाँ पर लिखा है Fe3O4 यानी ये सॉलिड फॉर्म है, H2 यानी कि गैस फॉर्म में है. नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विद H2O टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. यानी जब स्टीम के रूप में वाटर को प्रयोग किया जाता है वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, G लगाते हैं. Usually physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. यानी जब तक हमको कोई ज़रूरत नहीं है तो हम लोग फिजिकल स्टेट नहीं डिनोट करते हैं. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reactions are indicated above and or below the arrow in the equation. कभी कभी टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट का प्रयोग हम लोग
रिएक्शन के रिएक्शन की जो कंडीशंस होती है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट का प्रयोग हम लोग एरो के ऊपर यानी यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इस एरो के ऊपर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया गया, तो यहाँ पर प्रेशर कितना 340 एटम, तो क्या बना CH3OH बना। सिमिलरली यहाँ पर ये हमारा फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला है। यूजिंग दीज स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट एर्लियर। यानी कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1.2 यानी कि पहले दिया हुआ उसमें इक्वेशन नंबर 1.2 क्या था? इक्वेशन नंबर 1.2 था Mg प्लस O2, Mg प्लस यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो कराया गया था, क्या बना था हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बारे में दिया हुआ है, उसको आप करिएगा बैलेंस। Types of chemical reactions. We have learned in class 9 that during a chemical reactions, atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. यानी कि कोई भी एटम ना तो कहीं जाता है ना तो कहीं से आता है। Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances। यानी केमिकल रिएक्शन जो मेन प्रोसेस होता है केमिकल रिएक्शन का, वो क्या है? एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उसको या तो बनाता है या तो फिर तोड़ता है, जिससे नए प्रोडक्ट क्या होते बनते हैं। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। यानी कि हम लोग बॉन्ड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं उसके बारे में चैप्टर नंबर 3 और 4 में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है 1.4। क्या लिखा है? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर, स्लोली एड वाटर टू दिस, टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ है, जो हमने एक्टिविटी यहाँ पर पढ़ा है इसके बारे में लिखा है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम। यानी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ क्या करता है, मतलब बहुत तेज, यानी कि एकदम कह सकते हैं खौलता हुआ, यानी तुरंत रिएक्शन कर जाना। विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम का क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यानी जैसे ही हम क्विक लाइम को पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो स्लेक्ट लाइम मतलब साथ में हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से हम जब बाहर से अगर छूते हैं तो वो हमारा क्या होता है, गर्म होता है एकदम। In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction। यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें केवल सिंगल प्रोडक्ट बनता हो। क्या बनता हो? सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट के द्वारा जब सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर बॉक्स में लिखा हुआ है इस सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। यानी जो अभी हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ा है उसमें क्विक लाइम को जब H2O से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है स्लेक्ट लाइम।
A solution of slaked lime produced by the reaction 1.13 is used for white washing walls। यानी सफ़ेद सफ़ेद जो चूना, जिसे बोलते हैं चूना करना, चूना दीवारों में करते हैं तो जिससे सफ़ेद हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls। Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shining finish to the walls। यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ट लाइम को दीवार में पोत देते हैं, दीवार में पोतने के बाद 3 से 4 दिन बाद जब देखते हैं हम लोग, तो होता क्या है कि बहुत दीवारें बहुत शाइनिंग करती है, यानी एकदम सफ़ेद सफ़ेद हो जाती हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज आल्सो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? CO2। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। In simple language, we can say that when two or more substances, in simple language we can say that when two or more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reactions are called combination reactions। In activity 1.4, we also observed that a large amount of heat is evolved। यानी कि 1.4 एक्टिविटी में हमने पढ़ा था, देखा है, हमने एक्टिविटी किया है, उसमें देखा है कि बहुत ज़्यादा हीट निकलती है जब हम लोग चूना पत्थर को पानी से जो है क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic chemical reaction। ऐसे रिएक्शन जब हमको हीट रिलीज हो, यानी कि जब हीट रिलीज हो, ऐसे रिएक्शन करते समय जब हीट रिलीज हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। Do you know that respiration is an exothermic process? Yes, कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं वो कैसी होती है? आप आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, वो कैसी होती? गर्म होती है। We all know that we need energy to stay alive। We get this energy from the food we eat। During digestion, food is broken down into simpler substances। For example, rice, potatoes, bread contain carbohydrates। These carbohydrates are broken down to form glucose। कार्बोहाइड्रेट्स जब ब्रेक होते हैं तो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। These glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy। यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या करते हैं? हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पायरेशन, द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 6। यहाँ पर ये रिएक्शन दिया हुआ है, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाता है तो क्या बनाता है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर, और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने देखा होगा जो वेजिटेबल होते हैं जब वो सड़ जाते हैं, उनको अगर कहीं इकट्ठा फेंक दिया जाए तो वहाँ से गरम गरम हवा निकलती है।
ये इसी की वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट। यानी जो एक्टिविटी 1.1 है वहाँ पर जो रिएक्शन हुआ वो कैसा रिएक्शन हुआ है, वहाँ पर भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है। दूसरा है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्टिविटी 1.5 टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन a dry boiling tube. Note the color of the ferrous sulfate crystal. Heat the boiling tube over the flame of a burner or spirit lamp as shown in figure 1.4. Observe the color of the crystal after heating. मार्केट में जो फेरस सल्फेट उपलब्ध होता है वो FeSO4 इंटू 7H2O यानी कि हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट के रूप में उपलब्ध होता है, जिसका कलर जो है लाइट ग्रीन कलर होता है। कैसा कलर होता है? लाइट ग्रीन कलर होता है। जब हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है, क्या किया जाता है? हीट किया जाता है तो बनता है डिहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, यानी कि रहता FeSO4 7H2O, ये भी जो है उसमें रहता है सॉलिड फॉर्म में, लेकिन उसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं, इसलिए जब हम उसको गर्म करते हैं तो पानी छोड़ता है। क्या छोड़ता है? पानी छोड़ता है। जब वो पानी उड़ जाता है, यानी जब उसको गर्म करने पर पानी उड़ जाता है, तो हमारा केवल बचता है डिहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। यानी जब गर्म कर देते हैं तो इसके बाद FeSO4 वाइटिश कलर में, यानी कि किस कलर में? यानी कि वाइट रंग में होता है, वाइट पाउडर के फॉर्म में। जब इसको और गर्म करते हैं, यानी कि डिहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट यानी FeSO4 को और गर्म करते हैं तो बन जाता है फेरिक ऑक्साइड भी बनता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है नीचे, यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा है। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, यहाँ पे लिखा है हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज्ड। मैंने आपको पहले ही बताया कि फेरस सल्फेट जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो किस फॉर्म में होता है? हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट के रूप में होता है। इसलिए उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हो कि मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज। यू कैन आल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, यानी कि हम लोग सल्फर की महकने की जो महकता है उसका ऑर्डर भी सूंघ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा? इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। यानी इस यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सिंगल रिएक्टेंट है वो क्या दे रहा है? यहाँ पर कई सारे सिंपलर प्रोडक्ट्स दे रहा है। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। यहाँ पे ये देखिए जो मैं बताना चाह रहा था, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट यानी कि मार्केट में किस रूप में उपलब्ध होता है? सॉलिड के फॉर्म में, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें H2O मॉलिक्यूल पहले से मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4 इंटू 7H2O लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स चेंज। लिखा कि नहीं लिखा? यानी कि जब हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया जाता है तो डिहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट में बदल जाता है। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल यानी FeSO4 इंटू 7H2O ये लाइट ग्रीन कलर में होता है, और डिहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट ये जो है वाइटिश कलर में होता है। इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड। यह फिर जब इसको और गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है? फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, यानी Fe2O3।
और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड while SO2 and SO3 आर गैसेस। तो यहाँ पर जो फेरिक ऑक्साइड बनता है, ये फेरिक ऑक्साइड किस कलर का होता है? फेरिक ऑक्साइड जो है हमारा ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। और जो गैसेस रिलीज होती है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं रिएक्शन में कौन कौन सी गैस रिलीज हो रही है, SO2 और SO3, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये दोनों कहे में होंगे, ये एसिडिक नेचर में होंगे। किस में होंगे? एसिडिक नेचर होगा इनका। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime or quicklime. It has many uses. One is in the manufacture of cement. यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जो है हम लोग लाइम और क्विकलाइम भी कहते हैं। इट हैज़ मैनी यूजेस, यानी कि इसके कई सारे यूजेस है। पहला तो मेन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट बनाने के लिए काम आता है। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. When a decomposition reaction is carried, यानी कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग के द्वारा हो, यानी कि यानी कि जब हमको हीट देना पड़े, जब उस समय डिकम्पोजिशन होता है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है? क्विकलाइम बनता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। Another example of a thermal decomposition reaction is given in activity 1.6. Take about 2 gram lead nitrate powder in a boiling tube. Hold the boiling tube with a pair of tongs and heat it over a flame. यानी कि हम लोग लेड नाइट्रेट पाउडर का क्या लेना है? सॉल्यूशन लेना है और उसको बॉईल करना। क्या करना है? उसको बॉईल करना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नोट डाउन द चेंज इफ एनी। यानी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, यानी कि तो यहाँ पर येलो कलर बनता है। क्या बनता है? येलो कलर बनता है। ये येलो कलर किस वजह से आता है? येलो तो यहाँ पर येलो कलर जो है हमारा लेड नाइट्रेट की वजह से होता है, क्योंकि लेड नाइट्रेट हमारा येलो कलर का सॉल्यूशन देता है। तो जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, यानी कि जब उसको बॉईल करते हैं, तो हम देखते हैं कि ब्राउन फ्यूम्स, यानी कि यहाँ पे लिखा क्या है? यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी कि जब हम लेड नाइट्रेट पाउडर को बॉइलिंग ट्यूब में हीट करते हैं तो क्या होता है? ब्राउन फ्यूम्स ऊपर की ओर जाता है। जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ये ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स है ये क्या हो रहे हैं? ये ऊपर जा रहे हैं। तो इसी ये क्या होता है? ये हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज ये हमारी रिएक्शन है। क्या लिखा है? लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो हमारा क्या बनता है? लेड ऑक्साइड बनता है। तो जो लेड ऑक्साइड होता है यही हमारा क्या होता है? येलो कलर। सॉरी मैंने गलती बोला है, लेड नाइट्रेट हमारा येलो कलर का ही होता है, जबकि लेड ऑक्साइड होता है हमारा। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारा लेड ऑक्साइड येलो कलर में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये जो येलो कलर है वो किसकी वजह से? लेड ऑक्साइड की वजह से। और आगे देखते हैं, लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एज गिवन इन एक्टिविटीज 1.7 एंड 1.8। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दिस होल्स। यानी कि हमको एक मग लेना, उसमें 2 छेद करना है, साथ में हमको रबर फिट कर देना दोनों में, जिससे पानी नीचे
ना जा सके। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीस रबर स्टॉपर्स एज शोन इन फिगर, यानी कि हमको क्या करना, कार्बन इलेक्ट्रोड लगा देना दोनों में। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, यानी कि हमको इसमें क्या करना है, इसमें पानी भर देना इस मग में और दोनों टेस्ट ट्यूब को इसी में डाल देना है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, यानी कि हमको इसमें डाल देना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, किसमें, पानी में। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, यानी कि ये जो काले काले दिख रहा है अंदर, ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। इनके ऊपर हमको क्या कर देना है, 2 टेस्ट ट्यूब, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब इस वाले में रख देना है और दूसरा टेस्ट ट्यूब इस वाले में रख देना है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus undisturbed for some time. You will observe the formation of bubbles at both the electrodes. These bubbles displace water in the test tube. Is the volume of the gas collected the same in both the test tube? Once the test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully. Test these gases one by one, bringing a burning candle close to the mouth of the test tube. What happens in each case? Which gas is present in each test tube? तो यहाँ पर हम देखेंगे, जब इस एक्टिविटी को करेंगे तो हम यह पाएंगे कि यहाँ पर जो गैस रिलीज होती है, यहाँ पर आप देख सकते इसमें ज़्यादा बबल्स बन रहे हैं, इसमें कम बन रहे हैं, यानी कि जिसमें कम बबल्स बनते हैं वहाँ पर ये क्या है, ये हाइड्रोजन है। जहाँ पर बबल्स ज़्यादा बन रहे हैं यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यानी यहाँ पर कौन कौन सी गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो जब हम लोग, एक चीज़ और है यहाँ पर कह रहा है कि टेस्ट दीज गैसेस वन बाय वन, ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स, यानी जब हम लोग बर्निंग कैंडल दोनों टेस्ट ट्यूब के पास ले जाएंगे तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा तो यहाँ पर पॉपअप साउंड आएगा, पॉपअप साउंड यानी कि पट पट की आवाज़ आएगी, जैसे वो बुझ जाएगा। आगे आइए चलते हैं। एक्टिविटी 1.8, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर, प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम as shown in figure 1.7, observe the color of this silver chloride after some time। तो जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड हमारा वाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंट में रख देते हैं तो होता क्या है कि इसका कलर चेंज हो जाता है। ये कहाँ में चेंज हो जाता है, ग्रे कलर में। किस में चेंज हो जाता है, ग्रे कलर में, यानी कि हल्का ब्लैक टाइप का हो जाएगा। यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट, यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी सिल्वर क्लोराइड का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है किसमें, सिल्वर में, एंड क्लोरीन बाय लाइट, यानी कि सिल्वर और क्लोरीन क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो AgCl का डिकम्पोजिशन हुआ तो किस में बदला, सिल्वर और क्लोराइड में। इसको एक और नाम देते हैं, जब सनलाइट के प्रेजेंट में डिकम्पोजिशन होता है उसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। एक और उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव इन द सेम वे, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड भी सनलाइट के प्रेजेंट में क्या होता है, यह भी जो है इसमें क्या, ये जो है ये भी जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। 2AgBr सनलाइट के प्रेजेंट में क्या बनाता है, सिल्वर और ब्रोमीन बनता है। तो
द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, यानी जब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी बनाना हो उस समय हमको सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, यानी कि किस प्रकार की एनर्जी जो है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, वो चाहे जिस फॉर्म में, जैसे या तो हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो। क्यों चाहिए होता, ताकि रिएक्टेंट्स को हम क्या कर सकते, ब्रेक कर सकते, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हम लोग को एनर्जी देनी पड़ती है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और यहाँ पे एक्टिविटी लिखा है, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, add 1 gram of ammonium chloride and mix with the help of a glass rod. Touch the bottom of the test tube with your palm. What do you feel? Is this an exothermic or endothermic reaction? यहाँ पे बताना कि इसमें से क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तीसरा है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी 1.9, take 3 iron nails and clean them by rubbing it with sandpaper. Take 2 test tubes marked as A and B. In each test tube, take about 10 ml copper sulfate solution. Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in a test tube B for about 20 minutes. यानी कि हमको क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक में हमको दोनों टेस्ट ट्यूब में हमको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है। एक टेस्ट ट्यूब में हमको आयरन नेल्स नहीं डालना है, एक टेस्ट ट्यूब में हमको आयरन नेल्स डालना है, यानी उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या कर देना, आयरन नेल्स को डुबो दे देना। इसके बाद और हमको क्या करना है, जो आयरन नेल है हमको एक आयरन नेल बचा के रखना है, यानी कि एक आयरन नेल, नया आयरन नेल पहले से रखे रहना है और दूसरा आयरन नेल को हमको कॉपर सॉल्यूशन में डुबो देना है, ठीक, जो टेस्ट ट्यूब बी होगा। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, also compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfate solution with the one kept aside। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे, कह रहा कि द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। तो हम लोग क्या जब देखेंगे, जब हम लोग नोटिस करेंगे जो जिस टेस्ट ट्यूब में हम लोग आयरन नेल्स नहीं डुबोया था, जिस टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल्स हमने नहीं डुबोया था उसका कलर वैसा ही रहेगा जैसे था, लेकिन जिस टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन नेल्स डुबोया है उसका कलर जो है किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर से ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। कहाँ में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, कॉपर के साथ रिएक्शन हो गया, यानी कि आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया है। इसकी वजह से जो है सॉल्यूशन कैसा कलर हो गया, ब्लू से हमारा ग्रीन कलर हो गया है। इसके बाद तो हम यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में जो आयरन नेल, यानी कि ये आयरन नेल पहले था, जैसे जब हम शुरुआत में लिए थे, जब हम इसको जो है आयरन नेल कॉपर सॉल्यूशन में डाला तो इसका देखिए कलर चेंज हो गया, क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, ये यानी कि ब्राउन कलर में यहाँ पर हो गया है।
आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यानी कि इसका कलर चेंज हो गया। ऐसा क्यों हो गया यहाँ पर? क्योंकि इसमें जो है कॉपर क्या हो गया, इसमें जम चुका है। इस आयरन नेल में कॉपर क्या हो गया, जम गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं इस चित्र में, ये सॉल्यूशन जो टेस्ट ट्यूब ए है, इसमें देखिए कॉपर सॉल्यूशन किस रंग का है, ब्लू कलर का है। लेकिन जब आयरन के साथ रिएक्शन हो जाता है तो इसका कलर चेंज हो, यानी कि ये ग्रीन कलर में चेंज होता है, यानी कि हल्का ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर? ये ब्राउनिश कलर क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉपर की जो परत है इसमें क्या हो जाती है, जम जाती है। एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड्स, यानी कि जो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सोल्यूशन, यानी जब इसमें, यानी ये जो टेस्ट ट्यूब है, यानी इस वाले में जब हम लोग आयरन नेल डालते हैं, जब कुछ देर बाद देखते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आयरन डिस्प्लेस कर देता है किसको, कॉपर को। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। Fe यानी आयरन का रिएक्शन किसके साथ किया गया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ। तो कहाँ में चेंज हो गया, आयरन सल्फेट में चेंज हो गया, यानी कि आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बात आपको बता दूं कि आयरन जो हमारा होता है वो कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कुछ और एग्जांपल यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दिए हुए हैं। जिंक को जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। जब लेड को जो है कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते तो क्या बनता है, लेड क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी कि जिंक और लेड ये क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव हैं कॉपर से, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे एलिमेंट को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। यही हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक्टिविटी 1.10 क्या लिखा है इसमें, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। यानी कि हमको लेना सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लेना एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन। यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में लेना हमको सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, दूसरे में लेना हमको बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन। मिक्स द टू सोल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हम यहाँ पर देखेंगे इस एक्टिविटी में, दैट अ व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। यानी कि जब सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन जब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, व्हाइट सब्सटेंस, यानी कि एक व्हाइट पेपटी फॉर्म होता है जो इनसॉल्युबल होता है, यानी कि वो घुलता नहीं है। तो दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रिसिपिटेट। इसी को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जो प्रिसिपिटेट फॉर्म करे उसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ये जो व्हाइट पीपीटी बनता है ये किसकी वजह से, यहाँ पे अगर देखा जाए इस रिएक्शन में ये जो व्हाइट पीपीटी बनता है ये किसकी वजह से बनता है। तो जब हम लोग सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम सल्फेट की वजह से हमारा क्या बनता है, व्हाइट पीपीटी बनता है। सोडियम क्लोराइड तो घुल जाता है लेकिन बेरियम सल्फेट ये नहीं घुलता है, ये हमारा क्या बनाता है, व्हाइट पीपीटी बनाता है। व्हाट कॉजेस दिस, यानी कि यह क्यों होता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द
reaction of SO4 2 minus and Ba2 plus. The other product formed is sodium chloride which remains in the solution. और जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है जो सॉल्युबल होता है. सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें आयनों का क्या हो, एक्सचेंज हो, किन के बीच में, रिएक्टेंट्स के बीच में, ऐसे रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं. Recall activity 1.2 where you have mixed the solution of lead nitrate and potassium iodide. यानी कि एक्टिविटी 1.2 में हमने क्या किया था, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ हमने मिलाया था. तो व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, वहाँ पर जो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हुआ था तो वो वहाँ का कलर किस फॉर्म में था, यानी किस कलर का था वहाँ पर प्रेसिपिटेट. तो हमने यह पाया था कि वहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बना था लेड आयोडाइड बनने की वजह से हुआ था. लेड आयोडाइड जो कि येलो कलर का होता है, इसकी वजह से हमारा वहाँ पर जो प्रेसिपिटेट यानी पीपीटी जो फॉर्म होता है वो कैसा फॉर्म हुआ था, येलो कलर का हुआ था. इज दिस आल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या यह भी जो है जो एक्टिविटी 1.2 में हमने रिएक्शन किया है, क्या ये भी जो है डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वहाँ पर, बिल्कुल हुआ है. अब आगे चलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. एक्टिविटी 1.11 हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड. यानी जब हम लोग कॉपर को जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हम लोग हीट करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हम लोग जब हीट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो ब्लैकिश कलर में चेंज होता है, यानी कि ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है. वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फाउंड. यानी कि कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया. ये देखिए रिएक्शन क्या लिखा है, वही लिखा है, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ मिला तो क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड जब हीट किया गया. इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained. If hydrogen gas is passed over this heated material, अगर कार्बन ऑक्साइड पर इसमें अगर हाइड्रोजन गैस पास किया जाए तो जो ब्लैक कलर का जो कोटिंग है, ब्लैक कलर कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, यानी कि वो क्या में चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा. एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड. अगर सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन उसको मिल जाता है तो क्या कहलाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. इफ अ सब्सटेंस लूसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड. ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड. यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर देख रहा है कि कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है. देखिए यहाँ पर अगर प्रोडक्ट में देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन लूज हो गया. इस वजह से ये क्या कहलाएगा, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो गया है. बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है. यानी कि एक में अगर रिडक्शन होता है तो दूसरे में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो गया. तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो गया, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है,
During this reaction 1.29, the copper 2 oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reduction reactions और redox reaction. तो यहाँ पर कुछ और सारे एग्जाम्पल दिए हैं. यहाँ पर देखिए ZnO जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से हट गया. कार्बन का क्या हुआ, कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया यहाँ पर. इसी तरह यहाँ पर भी देख सकते हैं MnO2 यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से हट गया है, यहाँ पर ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. HCl में क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन में यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया है. In reaction 1.31, carbon is oxidized to carbon monoxide and zinc oxide is reduced to Zn. In reaction 1.32, HCl is oxidized to Cl2 whereas MnO2 is reduced to MnCl2. From the above examples, we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced. Recall activity 1.1, where a magnesium ribbon burns with a dazzling flame in air and changes into a white substance, magnesium oxide. Is magnesium being oxidized or reduced in this reaction? तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या हो गई, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ क्योंकि Mg का जब रिएक्शन O2 से कराया गया तो क्या बनता है, MgO, यानी कि मैग्नीशियम के साथ क्या आ गया था, ऑक्सीजन. तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है. Have you observed the effects of oxidation reactions in everyday life? तो यहाँ पर दो प्रकार के इफेक्ट्स हैं. तो पहला दिया है कोरोजन में क्या दिया है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. अगर कोई आयरन है उसमें आप देखे होंगे कि रेडिश ब्राउन यानी कि भूरे रंग का जो है क्या हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं. Some other metals also get tarnished in this manner. और भी कई सारे पदार्थ है जो धातु है वो क्या हो जाते हैं, उनमें जंग लग जाता है. हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर? क्या आपने कॉपर और सिल्वर पर कोटिंग देखा कि कैसा हो जाता है. व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एटसेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन. जब मॉइस्चर और एसिड के संपर्क में आने की वजह से मेटल जो है क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, यानी कि उसमें जंग लग जाता है, वो क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है. सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर में लिखा है यहाँ पर द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन. यानी कि सिल्वर में कैसा होता है, सिल्वर में ब्लैक कोटिंग हो जाती है और कॉपर में ग्रीन कोटिंग हो जाती है. Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships, and to all objects made of metals, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year, an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter number 3. यानी कि कोरोजन की वजह से हमको जो खर्च आता है वो बहुत अधिक हो जाता है क्योंकि हमको उसको बार बार चेंज करना पड़ता है. उसमें तमाम तरह के
गैल्वेनाइजेशन मतलब वो क्या बोलते हैं, तमाम तरह की कोटिंग करना पड़ता है। फिर है रेंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट or oil containing food materials left for a long time? When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. जब कोई फैट when fats and oils are oxidized यानी जब ऑक्सीडाइड हो जाता है क्या फैट्स और ऑयल्स, यानी कि जब ऑक्सीजन साथ रिएक्शन कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, रैंसिड हो जाता है और उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। जो हमारे चिप्स होते हैं उसमें आप देखते होंगे कि उसमें वो फूले हुए होते कि नहीं होते, होते हैं। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइड। यानी जो चिप्स होते हैं हमारे उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है जिससे चिप्स जो है ऑक्सीडाइज ना हो पाए, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना कर पाए। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका टेस्ट बदल जाएगा, उनका उनका स्वाद बदल जाएगा, यानी वो खराब हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल about chapter number 1 of NCERT Science class 10th. I hope you everyone have enjoyed it, and please comment and tell me something more, what changes should be made. Thank you.